हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के मैथ के अध्याय 4 के जो लास्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे जो है क्लास 5 के ऑल सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करूँगी। तो अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन पहुँच सकेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणज और गुणनखंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको गुणज और गुणनखंड में अंतर बताना है। तो देखिए, आप जब इस चैप्टर में जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं तो वो सब अगर आप पढ़िएगा तो आपको गुणज और गुणनखंड दोनों मिल जाएगा, जो कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व करा चुकी हूँ। तो अगर आप हमारे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, ताकि आपको ये वाले क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम देखते हैं। गुणज और गुणनखंड में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित मतलब क्या होता है? निम्नलिखित मतलब होता है नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले हम गुणज देखते हैं। सभी संख्याएं जिनमें दी गई किसी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए वह दी गई संख्या के गुणज कहलाती है। देखिए, अगर कोई भी संख्या है, मतलब कि सभी संख्या है जिनमें आपको संख्या दिया रहेगा तो उससे पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाएगा 3 के गुणज, तो आप 3 के गुणज कैसे निकालिएगा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, जैसे 3 का आपको गुणज है तो 3 मतलब कि आप 3 किससे किससे भाग ले जाता है। जैसे 3 है तो 3 का गुणज क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये सबसे क्या है? 3 जो है पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब हुआ 3 का गुणज, जो कि इसमें आपको कह रहा है सभी संख्या जिनसे दी गई किसी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे आप 3 को 18 ही से डिवाइड कीजिएगा, 3 छः के 18। देखिए, पूरा पूरा भाग लग गया, मतलब शेषफल क्या है? 0 आ गया, कुछ नहीं आया। तो ये हमारा क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है। जैसे 4 का ले लेंगे, 4 का गुणज क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस टाइप से आपको गुणज चलता रहेगा। तो आई होप कि आपको गुणज समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर, यही ना आपसे पूछ रहा है। किसी संख्या के ऐसे खंड या टुकड़े जिनका गुणनफल उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के गुणनखंड कहते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी संख्या दिया गया, कोई भी अंक दिया गया, उसको आपको खंड करना है या फिर टुकड़ा करना है। तो अगर उस खंड या टुकड़ा को हम गुणा करेंगे तो फिर से वही संख्या आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम मान लीजिए ले लेते हैं 6। तो 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3। 2 गुना 3 6 का गुणनखंड होगा। जैसे यहाँ देखिए 6 है, इसका गुणनखंड निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6। तो देखिए इसको हम गुना करेंगे, 3 दूना 6, तो इसके बराबर आ गया। मान लीजिए हम कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 8। तो कितना होगा? 8 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसको गुना किए तो 8 ही ना आया। चाहे हम 8 का कितना टुकड़ा कर दे, लेकिन अगर इसको हम गुना करेंगे तो वो 8 ही आएगा। तो इसे ही हम गुणनखंड कहते हैं। और गुणज में क्या था? गुणज में क्या था? मतलब कि अगर हम 3 6 9 12 15 18 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो आपको गुणज और गुणनखंड में अंतर समझ में आ गया होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको जानना है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, तो अगर वो सब आप नहीं देखे हैं तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। देखिए, जो संख्या सिर्फ सिर्फ खुद से, मतलब कि सिर्फ खुद से और 1 से विभाजित हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वो और किसी के टेबल में नहीं आया है। जैसे कि आप ले लीजिए 3 ले लीजिए, या फिर 5 ले लीजिए, या फिर 7, या फिर 13। इस टाइप की संख्या आप देख सकते हैं कि ये सब जो है कि सिर्फ खुद में और 1 से विभाजित होगा, और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। जैसे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। देखिए, जैसे 3 है, 3 3 का क्या? 3 किन किन टेबल में आता है? 1 में आता है और 3 में, और तो किसी में नहीं आता है। मतलब जिसका 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। जैसे मान लीजिए 4 ले लीजिए, 4 1 में आता है, 2 में आता है और खुद 4 में भी आता है। देखिए इसका कितना हो गया? 3 गुणनखंड हो गया। उसका 3 गुणनखंड नहीं होना चाहिए, 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। मतलब कि वह एक और खुद से विभाजित हो, इसके अलावा वो किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। तो वो क्या कहलाता है? हमारा अभाज्य संख्या। जैसे ले लीजिए 17।
तो 17 किससे किससे विभाजित होता है? 1 से और 17 से। और तो कोई टेबल में नहीं आता है, तो ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 18, 18 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। 18 हमारा अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए 18 जो है वो किससे किससे विभाजित हो जाता है? 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 2 नंबर 18, 3 से हो जाता है, 3 छक्के 18, है ना, 6 तिया 18 हो जाता है, फिर 18 खुद में आता है। देखिए इसका कितना सारा, इसका मतलब कितना सारा संख्या से ये विभाजित होता है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? जैसे 3 हो गया, 17 हो गया, फिर आपको 23 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ये सब क्या हो गया? हमारा अभाज्य संख्या हो गया। तो देखिए वैसे ही इसमें क्या रहा है? 51 से 100 के बीच, मतलब आपको 51 और 100 नहीं लेना, उन दोनों के बीच जितना अभाज्य संख्या है वो लिखना है। तो देखिए 51 से 100 के बीच आ जाएगा 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सब आप देख सकते हैं, ये सब किसी और से विभाजित नहीं होता, मतलब कि ये सब एक और खुद के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी टेबल में देखे होंगे 53 नहीं आता, 59 नहीं आता, 61 नहीं आता है, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा अभाज्य संख्या। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नांकित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये सब आपको संख्या दिया गया है, इनका आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 424 है, 525, 728, 378, 939 और 139। तो चलिए हम एक एक करके निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 424 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 424 लिख दिए। 424 को हम 2 से विभाजित किए हैं, क्योंकि देखिए ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से विभाजिता के क्या नियम है? मतलब जिस संख्या के इकाई अंक पे क्या क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। इसके इकाई अंक में क्या है? 4। तो जिसके इकाई अंक पे क्या क्या रहेगा? 0, 2, 4, 6, 8। तो वो 2 से आपको डिवाइड कर देना है, वो हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, तो ये 212 दूना 424 होता है। फिर हम 2 से करेंगे। 2 से हम क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आपको मिल गया, तो 2 106 दूना 212 होता है। यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ। 212 तो कितना होगा? 2 एकम 2 कट गया, 1 उतारा। लेकिन देखिए अब 2 से 1 क्या छोटा है, तो हमें ये भी 2 उतारना पड़ेगा। तो अगर हम 2 अंक उतारते हैं तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ता है। अगर आपको डिवाइड अच्छे से नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को डिवाइड फिर से बताऊंगी। फिर 2 छक्के 12, तो देखिए 106 आया यहाँ पे। फिर हम 2 से करेंगे। क्यों 2 से करेंगे? क्योंकि इसके इकाई अंक पे 6 है, इसीलिए। तो 53 दूना 106 होता है। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 पंचे 10 हो गया और 6 बचा। 2 के बार में 6 कितना बार में आता है? 3 बार में, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख दिए। अब 53 जो है वो एक अभाज्य संख्या, मतलब वो किसी भी टेबल में नहीं आता है, एक में तो आता है, इसलिए हम 53 एकम 53 कर दिए। तो 424 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 53 गुना 1। यहाँ से लिखे हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 53 गुना 1। तो 424 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। अब देखिए दूसरा है 525। तो 525 जो है, 5 जो है वो 2 से नहीं होगा। 2 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके इकाई अंक पे 5 है। 2 से विभाज्यता के क्या नियम है? इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो इनमें से तो यहाँ पे है नहीं, इसको हम 3 से दिए हैं। तो 3 से हम बता देते हैं आपको कि हम 3 से क्यों दिए हैं। देखिए 3 के विभाज्यता का क्या नियम है? अगर आपको कोई भी संख्या दिया रहे हैं, उसको अगर हम जोड़ देंगे और 3 से भाग देंगे, पहले उसको जोड़ना है। देखिए इसको हम जोड़ते हैं, 5 5 10 2 12, तो 12 आ गया। तो 12 जो है वो 3 का टेबल में आता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम 3 दिए हैं। अगर आपको कोई भी संख्या दे रहे हैं, आपको कहा जाए कि ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं, तो आपको क्या करना है? जितना भी अंक आपको दिया गया उसे हमको जोड़ देना है और 3 से भाग दे देना है। तो वो 3 के टेबल में आएगा तो आपको समझ जाना है कि ये 3 से विभाजित होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम 3 से विभाजित किए हैं। तो देखिए 525 है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसे डिवाइड कैसे की हूँ। जैसे यहाँ देखिए क्या दिया गया है? 525, 525। तो इसको मैं डिवाइड कैसे की हूँ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या किए? 3 से दिए, 3। तो आपको देखिए 3 का टेबल में आपको 5 से कम लेना है। क्या लीजिएगा? 3 एकम 3 लीजिएगा। तो हम 1 लिख दिए यहाँ पे, 3 एकम 3। यहाँ कितना बच गया? 2 बच गया, क्योंकि 3 2 5 होता है। 2 बच गया, तो ये 2 के सामने हम 2 लगा देंगे, 22 हो गया। अब 3 के पार में 22 से कम कितना होगा? 21 होगा। 3 सत्ते, तो यहाँ पर इसलिए हम 7 लिखेंगे। फिर इसका 1 बच गया, तो ये 1 इसमें जोड़ देंगे, तो कितना होगा? 15। 3 पंचे 15। इस टाइप से आपको 175 आ गया। देखिए अगर आपको ऐसे नहीं होता तो आप डायरेक्ट ऐसे भाग करके देख सकते हैं। 3 525, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2,
3 सत्ते 21, 2 में से 1 गए 1, 3 15, 3 पंचे 15। देखिए आपको इस टाइप से भी 175 आएगा, आप या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको 75 यानी कि 175 आएगा। तो देखिए यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब हम यहाँ देखते हैं। अब देखिए ये तो 2 से विभाजित होगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे क्या है 5 है। तो हम 3 से देखते हैं। तो 3 से देखने के लिए क्या करना होगा, सबको जोड़ना होगा। 7 5 12 1 13। तो देखिए 13 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसीलिए 3 से भी नहीं होगा और 4 से भी नहीं होगा। 4 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई स्थान पे 5 है, मतलब कि 4 से विषम संख्या अगर रहेगा तो वो क्या होता है 4 से नहीं होता है, तो 5 से हो जाएगा। 5 से विभाज्यता के क्या नियम है, यानी जिस संख्या का इकाई स्थान पे 0 या 5 जैसे ये वाला स्थान है ना, इसको हम इकाई बोलते हैं, इसको दहाई, इसको सैकड़ा। तो इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए, तो वो 5 से विभाजित हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ 5 लिखे हैं। तो 35 पंचे 175 होता है। 35 यानी कि आप भाग दे के चेक कर सकते हैं, 35 आएगा। अगर आपको ऐसे भी आप कर सकते हैं, 5 दिया 15, तो 15 यहाँ से कितना है, ये 17 है, तो 17 में यानी कि 15 ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। वो 2 हम ये 5 के सामने रख देंगे, 25 हो जाएगा। तो 5 पंचे 25 हो गया। अब 35 से फिर 5 करेंगे, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 525 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 1, या 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 1। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 728। तो इसको भी हम 2 से करेंगे, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे क्या है 8 है। तो देखिए हम मुझे बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। तो कितना होगा 364 दूना 728 होता है। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। 2 तिया 6 हो जाएगा। एक इसका यानी बचा, इसमें जोड़ देंगे, 2 चौके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से किए, फिर 2 एकम 2 लेंगे, इसका एक बचा, इसमें जोड़ दिए, 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, फिर 2 से, तो 2 नम 18, 2 एकम 2। तो यहाँ तक हो गया 91, यानी कि 91 दूना 182। अब 91 जो है वो 2 से नहीं होगा, हम 7 से लिए हैं। 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91 होता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो 728 का कितना हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 13 गुना 1। अब देखिए नेक्स्ट है 378। इसको भी हम 2 से विभाजित किए हैं, तो यहाँ कितना होगा 2 एकम 2, इसका एक बच गया, इसमें आ गया 17 हुआ। तो 2 के पारा में 17 से कम 16 आता है, तो 2 अट्ठे 16 ले लेंगे, फिर इसका एक बच गया, इसमें जोड़ देंगे 18 हो गया, 2 नमा 18। अब देखिए ये जो है 9 है, ये 2 से नहीं होगा, इसलिए हम 3 से लिए हैं। तो 9 8 1 को आप जोड़िएगा तो कितना होगा 18 हो जाएगा। 18 क्या है, वो 3 के टेबल में आता है, तो इसीलिए हम उसको 3 से विभाजित करेंगे। यहाँ पे 3 लिखे हैं, 3 छक्के 18, 3 एकम 3, फिर हम 3 से लिए हैं। 6 3 9 होता है, इसीलिए 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 378 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 1। देखिए अब 5 नंबर में है 939। तो 939 जो है वो 9 9 18 19 20 21, मतलब कि इन तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो 21 आ रहा है। 21 क्या है, वो 3 के टेबल में आता है, तो हम 3 से विभाजित कर दिए हैं। 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 313 जो है वो जो है आपको अभाज्य संख्या हो गया, मतलब ये किसी भी टेबल में नहीं आता है, एक में तो आएगा ही 313 एकम 313। तो 939 बराबर हो जाएगा 3 गुना 313 गुना 1। 6 नंबर में 139। तो 139 भी ये अभाज्य संख्या में आता है, ये ना 2 से कटेगा। 2 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसका एक स्थान पे क्या है 9 है, और ये 3 से भी नहीं कटेगा। अगर इसको आप जोड़िएगा कितना 9 10 11 12 13, 13 आता है, तो ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे मतलब विषम संख्या है। 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि मतलब देखिए आप इसके इकाई स्थान पे 0 या 5 नहीं है। 6 से भी नहीं होगा, आप किसी से चेक कीजिएगा तो नहीं होगा, तो इसलिए हम एक बार में लिए 139 एकम 139। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको कह रहा है महत्तम समापवर्तक निकालने 4 12 और 18 का, लेकिन आपको ये नहीं कह रहा है कि आप गुणनखंड विधि से निकालिए कि भाग विधि से निकालिए। तो जो विधि आपको इजी लगता है आप उस विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। तो मैं आपको जो है कि दोनों विधि बताऊंगी, जो आपको इजी लगे आपको वही बनाना। ये नहीं कि मैं आपको 2 विधि बताई हूँ तो आप लोगों को भी दोनों विधि से निकालना है, वैसा नहीं करना है, आप लोगों को एक विधि से बनाना है।
चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक मतलब कि मॉस एचसीएफ निकालना है। ओके, तो 4, 12 और 18 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 4 का जो हम गुणनखंड निकालेंगे तो 4 किससे होगा, 2 से विभाजित होगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर 12 का तो फिर हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 छोके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 एक बार में। फिर 18 तो 2 से विभाजित करेंगे क्योंकि 18 2 में आता है, 3 में भी आता है, लेकिन हम 2 से करेंगे। 2 से इसलिए करेंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या जो है वो 2 है, इसीलिए 2 नवा 18। अब देखिए 9 तो 2 में आता नहीं, इसलिए हम 3 से लिए हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 4 बराबर क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 1, 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, यहाँ से लिए हम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको जोड़ा लगाना है, मतलब आपको मैच करना है कि जो संख्या तीनों में है वही आपको लेना है। जैसे देखिए 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो आपको क्या करना है, 2 लेना है। तो 2 को चलिए मिला देते हैं, मतलब क्या ये तीनों में है। और देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं है, तो 3 नहीं होगा। और देखिए 2 ये दोनों में है लेकिन इसमें नहीं, तो ऐसा आपको लेना है कि जो तीनों में हो वही आपका महत्तम समापवर्तक होता है। तो 4, 12, 18 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है ये तीनों में है। और ये वाला 3 इसमें है, इसमें नहीं है। देखिए 1 भी क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आप 1 भी यहाँ पे ले सकते हैं, 2 गुना 1 बराबर 2 ही आएगा। अब देखिए दूसरा विधि हम आपको बताते हैं भाग विधि द्वारा, कि आप भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक कैसे निकालिएगा। तो आपको दोनों नहीं निकालना, आपको दोनों में से एक ही निकालना है। तो देखिए 4, 12 और क्या था, 18 था। 4, 12 और 18, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और 12 का मौसो निकालेंगे। तो 4 और 12 का भाग विधि द्वारा मौसो निकालेंगे, फिर जो उसका मौसो निकलेगा फिर उसका 18 का मौसो निकाला। तो हम क्या करेंगे, 4, 12 का महत्तम समापवर्तक जो निकालेंगे तो वो बड़ा में छोटा से भाग देंगे। छोटा क्या है, 4 है, तो बड़ा में छोटा से भाग देंगे। तो 4 तिया 12 हो गया। तो देखिए 4 मतलब ये वाला मौसो आया, 4 और 12 का मौसो 4 होगा। अब 4 और 18 का निकालेंगे, 4 12 का हमारा निकल गया। अब जो ये 4 निकला है, 4 और 18 का निकालेंगे। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2। अब ये इसको हम ऐसे कर देंगे और ये वाला 4 जो मतलब ये वाला भाजक यहाँ पे आ जाएगा। मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। 2 दूना 4। तो देखिए हमारा मौस क्या होता है, यहाँ भी 4, यहाँ भी, यहाँ 2, दोनों तो भाजक है, लेकिन ये वाला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब लास्ट वाला जो होता है वही हमारा क्या होता है, मौस होता है। मतलब कि ये 4, 12, 18 है, 4, 12 और 18 तीनों का मौसम क्या हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा। अतः 4, 12 और 18 का मौसम बराबर 2। तो देखिए इसका भी वैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3, 9 और 36 का महत्तम समापवर्तक निकाले। तो सबसे पहले मैं आपको गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल के दिखाती हूँ, फिर भाग विधि के द्वारा। तो 3, 9 और 36 का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। 3 का एक बार में 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 36। तो 2 बार में लेंगे, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 3 बराबर 1 गुना 3, 9 बराबर 1 गुना 3 गुना 3, 36 बराबर 1 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि ऐसा अंक आपको देखना है जो कि तीनों में आना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तभी आपको लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो देखिए एक जो है वो तीनों में है, मतलब इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो हम एक को मिला देंगे। और 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 को मिला देंगे। आप देखिए ये 3 इसमें है, इसमें तो नहीं है, 2 इसमें है, ये दोनों में तो नहीं है, तो ये सब हमको नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे मैं 1 गुना 3 लिखी हूँ, ये वाला 1 गुना 3, आप चाहें तो 3 गुना 1 भी आप लिख सकते हैं। मैं ऐसा क्यों की हूँ, मैं ऐसा इसलिए की हूँ क्योंकि ये तीनों हमारा मिल जाए अच्छा से, इसीलिए मैं शुरू में 1 लिखी हूँ। आप लोग चाहे तो 1 को बाद में भी लिख सकते हैं। तो 3, 9 और 36 का मौसम क्या हो जाएगा, 1 और 3, मतलब ये 1 वाला मिला है, 1 3 वाला मिला है, 1 गुना 3 बराबर 3 हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरी विधि से निकालते हैं। दूसरी विधि में हम क्या करेंगे, भाग विधि में 3 और 9 को पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर जो एचसीएफ ये दोनों का निकलेगा फिर उसमें 36 का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। तो देखिए 3 और 9 का मौसम निकालेंगे। सबसे पहले 3 और 9 का मौसम निकालेंगे, तो 3 और 9, 3 तिया 9,
क्या आया, मतलब 3 और 9 का मौसम क्या आया, 3 आया ये वाला। अब 3 और 36 का निकालेंगे, 3 और 36 तो 3 एकम 3 कट गया 6, 3 दूना 6। तो देखिए एचसीएफ जो होता है मतलब मौसम महत्तम समापवर्तक, तो वो अंतिम भाजक होता है। तो देखिए ये वाला हम भाजक मतलब ये वाला मौसम हो जाएगा 3, 9 और 36 का मौसम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपको जो विधि आसान लगे आप बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भाग विधि द्वारा 6, 7 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब 6, 7 और 8 का क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। लघुत्तम समापवर्तक को आप शॉर्ट में लॉस बोल सकते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम भी बोलते हैं। तो वो आपको किसके द्वारा निकालना है, भाग विधि के द्वारा। इसमें आपको बता दिया गया है कि आपको भाग विधि के द्वारा निकालना है। तो मैं आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप लोग भाग विधि के द्वारा लॉसों कैसे निकालें। तो देखिए मैं आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, भाग विधि द्वारा अगर आप लोगों को एलसीएम निकालने कहा जाए तो जो संख्या आप लोगों को दिया गया वो लिख देना है, वो कॉमा लगा के लिखना, मतलब कॉमा लगा के लिख लीजिएगा। और आपको क्या करना है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है उससे आपको भाग देना है। कम से कम 2 संख्या, मतलब कम से कम 2 संख्या में जो है वो पूरा पूरा भाग लग जाए। एक मिलेगा तो बस आप लोगों को नहीं करना है। तो सबसे छोटा क्या है, 2, 2 में देखिए 2 से 6 में भाग लग जाएगा, 8 में भी, मतलब 2 के बाद हमें 6, 8 दोनों आता है। तो कम से कम मैं आप लोगों को क्या बोली हूँ, कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए। तब 2 तिया 6 हो गया, 7 तो आता नहीं, 7 के साथ हम उतार दिए और 8 2 चौके 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 7 4 है, लेकिन कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 7 4 आता हो। मतलब 4 तो 2 में आ जाता है लेकिन 3 7 तो नहीं आता है। अब देखिए 3 तो 3 में आता है लेकिन 7 4 तो नहीं आता है। मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ, कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए। अगर आप लोगों को 2 संख्या में भाग नहीं लगेगा तो आप लोगों को वैसा ही छोड़ देना है। तो अतः 6, 7 और 8 का लॉस हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7 गुना 4। तो यहाँ पे लिख दिए हैं 2 गुना 3 गुना 7 गुना 4। तो 2 3 7 4 को अगर आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 168। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5, 6 और 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालकर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना था, भाग द्वारा निकाले, और इसमें क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो मैं आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा बता चुकी हूँ, दोबारा से समझा देती हूँ। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग इससे पहले वाले वीडियो हमारा जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को और भी अच्छे समझ में आए। तो देखिए 5, 6 और 9 का गुणनखंड निकालेंगे। 5 एकम 5, 6 को 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 9 तो 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से होगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखिए 5 बराबर 1 गुना 5, 6 बराबर 1 गुना 2 गुना 3। यहाँ से हम लिए हैं 1 गुना 2 गुना 3। चाहे तो आप 2 गुना 3 गुना 1 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं ऐसे क्यों लिखी हूँ, इसलिए लिखी हूँ क्या कि ये तीनों हमारे ऐसे करके मिलान करने में मुझे आसानी हो। फिर 9 का देखिए 1 गुना 3 गुना 3। यहाँ तक आपको लिख लेने के बाद क्या करना है, आपको जो लेना है इसमें आपको क्या करना है, कम से कम 2 गो कॉमन रहना चाहिए। ओके, मतलब कि अगर आपको लघुत्तम समापवर्तक कहा जाए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा तो आपको कम से कम 2 ठो जोड़ा लगना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जैसे एक तो जोड़ा लग ही गया हमारा, है ना, एक लग गया। लेकिन देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो बोले ना हम कम से कम 2 ठो जोड़ा लगना चाहिए। अब देखिए 3 इसमें है, ये दोनों में तो नहीं है, तो ये 3 हम मतलब ये नहीं जोड़ा लगेगा। और 2 देखिए इसमें है, ये दोनों में नहीं है, तो जो जोड़ा लग गया उसको पर लिख लेते हैं। 1 लिख लिए और ये दोनों 3 में जोड़ा लग गया तो यहाँ पे 3 लिख लिए। जो बच गया उसको उतार देना है, क्या बच गया है 5 2 3, तो यहाँ उतार दिए 5 2 3। अब इन सबको गुना कर देंगे, 1 को 3 से करेंगे, गुना करेंगे 3 होगा, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 11, 22 और 121 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो इसमें भी आपको नहीं करना है कि आप भाग विधि से निकालिए कि गुणनखंड विधि से निकालिए। तो मैं आप लोगों को दोनों के द्वारा बताऊंगी, आप लोगों को जो इजी लगे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ भाग विधि के द्वारा। ये भाग विधि के द्वारा क्या करेंगे, 11, 22, 121 का लॉस निकालेंगे। सबसे पहले कॉमा लगा के लिखेंगे और कम से कम आपको क्या करना है, 2 संख्या कटना चाहिए। तो 11 से हम करेंगे, 11 से विभाजित इसलिए करेंगे क्योंकि 11 से हमारा तीनों विभाजित होता है, मतलब 11 के टेबल में तीनों आता है, इसलिए। जैसे 2 से अगर हम करेंगे तो 2 से बस 22 आएगा और ये दोनों 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम 11 से किए। 11 का पढ़ा में 11 एक बार में, 22 2 बार में और 121 11 बार में आता है। मतलब 11 एकम 11, 11 दूना 22 और आप 11 11 को अगर गुना कीजिएगा तो आपका 121 आएगा। तो इसलिए 11 22 और 121 का लॉस हो जाएगा 11 गुना
1 गुना 2 गुना 11, ये वाला है 11 गुना 1 गुना 2 गुना 11। इन सबको हम गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे 11 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 121। 121 को 2 से गुना करेंगे 242। तो यहाँ पे 242 आपका लॉस निकल जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरी विधि देखते हैं। तो देखिए दूसरी विधि हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 11, 12 और 121 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 11 को 11 का 11, 22, 11 दूना 22 और 11 गुना 11 121 आता है। तो 11 बराबर क्या हो जाएगा 11 गुना 1 22 बराबर 11 गुना 2 121 बराबर 11 गुना 11। तो 11, 22 और 121 का लॉस हो। तो लॉस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि देखिए इसमें क्या है, तीनों मिल रहा है, तीनों जोड़ा लग रहा है। तो तीन हम लिख दिए 1 और 11 और क्या क्या बच गया हमारा 1 2 11 हमारा बच गया है। तो जो बच गया है उसको हम उतार देंगे। 11 गुना 2 गुना 1, तो इन सबको हम गुना करेंगे। तो कितना होगा 11 को 11 से गुना करेंगे 121, 121 दूना 242। तो आपको अगर बनाने के लिए मिले या फिर आपके एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, आप ये विधि से बनाइए या फिर ये विधि से बनाइए। अगर आपको इसमें कहा जाएगा कि आपको कोई भी विधि से नहीं बनाना, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा 11, 12, 121 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, तो आपको जो दिल करे वो विधि से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि भाग विधि से निकालिए या फिर गुणनखंड विधि से निकालिए, तब फिर आपको ये विधि, जो विधि आपको कहा जाएगा उस विधि से निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थानों को भरिए। संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को कहते हैं, क्या कहते हैं, संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को कहते हैं समापवर्तक। समापवर्तक। तो मैं आप लोगों को ये पढ़ा चुकी हूँ कि समापवर्तक हम लोग किसे कहते हैं। दूसरा है संख्या अपने अपवर्तकों से, यहाँ पे होगा विभाजित होती है, विभाजित। देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम 8 ले लिए, तो 8 का अपवर्तक क्या हो जाएगा 8, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब ये सब क्या है, मतलब 4 से 8 विभाजित हो जाता है, 8 से 8, 2 से 8 विभाजित हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ विभाजित होती है। तीसरा है संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ अपवर्तकों को डैश कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ लघुत्तम समापवर्तक, मतलब संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ, मतलब जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ होता है उसको हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो आज हमारा यानी क्लास 5 के मैथ का जो है चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जितना भी चैप्टर 5 में क्वेश्चन दिया गया उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं 5 क्लास के जो है हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।